हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से शुक्रिया जिसने मेरी पहली वीडियो देखी और प्यार दिया और उससे ज़्यादा अपनी कीमती सजेशंस दी। हर एक सजेशन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से अपनी वीडियोस में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँ। बस आप अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल हमारी जुडिशरी को फास्ट ट्रैक बना सकती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैसे काम करती हैं और क्या चीज़ है, जुडिशरी को फास्ट ट्रैक बनाने की क्या ज़रूरत है और क्यों बनाना चाहिए, और क्या इस सिलसिले में क्या कोई कोशिश हो रही है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहला और बेसिक सवाल ये होना चाहिए कि जुडिशरी को फास्ट ट्रैक क्यों बनाना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी सिंपल ही है और वो है पेंडेंसी ऑफ केसेस। इंडिया में आज भी कम से कम 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ केसेस 30-30, 35-35 साल तक कोर्ट्स में चलते रहते हैं और कभी कभी तो बंदा इस दुनिया से चला गया होता है जब वो बेगुनाह साबित होता है। मगर क्या फ़ायदा, इस चक्कर में इंसाफ तो क्या मिलेगा, उल्टा बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया हो जाती हैं। और उससे अहम जानना ये ज़रूरी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। तो ये काम करती हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN पर। अब ये क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर देखा है मल्टीटास्किंग में अच्छा है, एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बस यही फ़र्क है कंप्यूटर और इंसान में। मगर इंसान के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है, चीज़ों को देखना, समझना, सीखना और उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में काम कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का दिमाग न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन बेसिक यूनिट है जो बढ़ता है और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती रहती है। उसी तरीके का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN, जिसके ज़रिए हम मशीन को बताते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को कैसे फ्यूचर की चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब हम मशीन को सिखाते हैं और इसी को बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग कहते हैं। अगला और अहम सवाल जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि कोर्ट्स में मशीन लर्निंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम कोर्ट्स की वर्किंग की तरफ देखें तो वो भी तो यही करता है। एक कानून है जिसके ऊपर 100 केसेस हैं और उनके बेसिस पर फ्यूचर में डिसीजन देता है। जैसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ केस में ये कहा था और हाई कोर्ट में भी वही अप्लाई होगा। मशीन लर्निंग इस भी तो यही काम करता है। अब अगर मशीन लर्निंग और कोर्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाए, मतलब मशीन को सिखा दिया जाए कि किस तरीके से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना है, तो काम बेहतर हो सकता है। और यही चीज़ ई कोर्ट्स में यूज़ करके हम पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि कोई नया केस आया है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या टैक्स लॉ से रिलेटेड, मगर कोर्ट के पास ऑलरेडी ऐसे हज़ारों केस या तो पेंडिंग रहते हैं या तो डिसाइडेड होते हैं। अगर हम इसी डेटा सेट को यूज़ करें तो हमें मशीन लर्निंग के ज़रिए से क्विक जस्टिस मिल सकती है। अब तीसरा और अहम सवाल जो इससे जुड़ा है वो ये है कि हमें जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है। हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर सेक्टर में बढ़ा है और कोर्ट्स भी कहीं पीछे नहीं हैं। ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लॉ मिनिस्टर के दिए हुए डेटा की अगर माने तो 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत से जनवरी 8, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ने 1,81,909 वर्चुअल हियरिंग्स की। हाई कोर्ट्स ने 57,39,000 केसेस और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 1,08,36,087 केसेस की 30 नवंबर 2021 तक वर्चुअल हियरिंग्स की। इस चीज़ से हमें पता चला कि टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ कंट्रीज़ जैसे US में बेल एप्लीकेशंस को अप्रूव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और दूसरी कंट्रीज़ जैसे एस्टोनिया, ब्राज़ील ने तो फुल फ्लेश तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगला और अहम सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी है तो क्या इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं,
लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो इसके फ़ायदों के साथ साथ कुछ कुछ खामियां भी होती है। कुछ खामियों की अगर बात की जाए तो वो ये है कि पहला, मशीन इमोशंस को नहीं समझता, जो कुछ हद तक ज़रूरी भी होता है जुडिशल प्रोसेस में। दूसरा ये कि मशीन में टेक्निकल फॉल्ट या ग्लिच की वजह से डिसीजन गलत भी हो सकता है। तीसरा, लोअर कोर्ट्स में अब भी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू तक नहीं हुआ। चौथा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूनल्स और कंज्यूमर कोर्ट्स में तो इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वहाँ ओरल एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर क्रिमिनल केसेस में नहीं, क्योंकि वहाँ इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इस पूरी डिस्कशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इस सिलसिले में कोई कोशिश हो रही है। तो पेंडिंग केसेस को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं आज तक, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ई कोर्ट्स। रिसेंटली इसका फेज़ 2 इम्प्लीमेंट करते वक्त ये बात उठी कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जुडिशरी में पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। इसका जवाब इंडिया के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हाल ही में हुए बजट सेशन में दिया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को जांचने और परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी बनाई है, जिसने ये देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन में और लीगल रिसर्च असिस्टेंस में यूज़फुल साबित हो सकता है। और आखिर में अब हम आए हैं वीडियो के एंड पे। तो वीडियो के एंड पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन ये हो सकता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम को मशीन लर्निंग से कभी भी कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर मशीन लर्निंग के साथ में ट्रेडिशनल कोर्ट्स की एफिशिएंसी को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो ये था वीडियो का एंड। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।